हेलो गाइस, आपका स्वागत है इग्नू क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं BHIC 134 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि मनसबदारी प्रणाली, मनसबदारी सिस्टम क्या था, कैसा था, इसकी विशेषताएं क्या थी और इनमें लोगों की जो नियुक्ति थी, पदोन्नति थी, वो किस तरीके से होती थी और इसके अलावा इस प्रणाली के गुण क्या थे, दोष क्या थे, मनसबदारों के इसमें कर्तव्य क्या थे मनसबदारी में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो मनसबदारी जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पदवी अथवा स्थान निश्चित करना, यानी कि किस इंसान की कौन सी डेजिग्नेशन है वो। तो अतः मनसबदारी वह प्रबंध था जिसके अनुसार जो मुगल कर्मचारियों का पद है, उनकी आय है, दरबार में स्थान है, वो निश्चित किया जाता था। यानी कि कौन सा कर्मचारी जो है वो किस पद पर होगा, उसकी आय क्या होगी, वो दरबार में किस डेजिग्नेशन पे होगा। तो अकबर ने 1571 ईस्वी में इस प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार करके इसको एक नया रूप दिया था। इसमें राजा टोडरमल ने अकबर को प्रशंसनीय योगदान दिया और मनसबदारी प्रणाली की जो मुख्य विशेषताएं थी वो कुछ इस तरीके से थी। सबसे पहला पॉइंट है मनसबदारों की नियुक्ति, उनकी पदोन्नति और पदमुक्ति। यानी कि पहले उनकी नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट करना, फिर उनका प्रमोशन करना और फिर उनको डिसमिसल करना। ठीक है, तो मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी सबसे पहले तो, और इसको योग्यताओं के आधार पर भर्ती किया जाता था। मानी इसका मतलब कौन किस चीज़ के लायक है उस बिहाफ पे इन लोगों की भर्ती की जाती थी। मनसबदार जो है वो निम्न पद पर भर्ती होकर उच्च पद पर जाते थे, यानी कि उनका प्रमोशन होता रहता था। परंतु बादशाह किसी भी मनसबदार की वीरता और काम से प्रसन्न होकर मनसबदारी का कोई भी पद दे सकता था। यानी कि अगर उसमें एबिलिटी है किसी चीज़ की तो उसको सम्राट अगर चाहता, तो मतलब बादशाह अगर चाहे तो वो कोई सा भी पद उसको दे सकता था। तो मनसबदारों की जो पदोन्नति है वो हर शुभ अवसर पर या फिर युद्धों से पूर्व बाद में की जाती थी। यानी कि कोई शुभ अवसर हो गया, जैसे कुछ फेस्टिवल हो गया, या फिर किसी खुशी मौके पर हो गया, या फिर युद्ध के बाद जब जश्न मनाते हैं, या फिर प्रमोशन होता है, जस्ट लाइक दैट। तो बादशाह ठीक कार्य न करने वाले मनसबदारों का पद कम भी कर सकता था और उनको पद से निलंबित भी कर सकता था। यानी अगर वो चाहे तो किसी का काम देख करके बादशाह उसको, मनसबदार का पद उसको कम भी कर सकता था, मतलब जैसे प्रमोशन कर रहे हैं तो डिमोशन भी कर सकता था, और उसको वहाँ से निलंबित भी कर सकता, मतलब हटा भी सकता था। बिल्कुल। सेकेंड है मनसबदारों का वर्ग, मतलब अलग अलग वर्गों में बटे हुए थे, कैटेगरीज थी मनसबदारों की। तो अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल है इतिहासकार है, ठीक है, तो उनके अनुसार अकबर ने मनसबदारों में 66 श्रेणियों की स्थापना की थी। ठीक है, पर वास्तव में इनकी जो संख्या थी वो 33 ही थी, क्योंकि अकबर के प्रारंभिक काल में मनसबदारों का जो सबसे निम्न पद था वो 10 का था और सबसे बड़ा पद जो था वो 10,000 का था। ठीक है, और अकबर के अंतिम वर्षों में ये पद 12,000 का हो गया और राज दरबारियों को 7,000 तक की मनसब दी जाती थी। यानी कि जब अकबर का लास्ट टाइम चल रहा था शासन का, तो ये जो पद था वो 12,000 का हो गया और राज दरबारियों का जो था वो 7,000 की मनसब उनको दी जाती थी। इसमें ऊपर की जो मनसब शाही है वो कुल संबंधित सदस्यों के लिए सुरक्षित रखी जाती थी और 500 रुपये से नीचे की श्रेणी वाले मनसबदार को 500 या 2,500 के मध्य श्रेणी वालों को अमीर और 2,500 से ऊंचे श्रेणी वालों को अमीर उम्दा या फिर उम्दाए आज़म कहा जाता था। तो ये कुछ नाम हैं जो पद्धतियों को दिए हुए हैं वहाँ पे उनके इनकम के बिहाफ पे। ठीक है, तो जात और सवार पद, यानी कि ये तीसरा पॉइंट है, जात और सवार पद। मतलब यहाँ पे ये भी पद हैं, रैंक हैं, ये भी दोनों जात और सवार। तो मनसबदारों को अपने पद के अनुसार सैनिक तथा घोड़े रखने होते थे। जैसा उनका पद है उस हिसाब से उनको सैनिक और घोड़े रखने होते थे। जब अकबर ने देखा कि जो मनसबदार है उतने घोड़े नहीं रखता है जितने उन्हें रखने चाहिए, तो उसे 2 तरीके की मनसब बना दी जाती थी। इसको जात और सवार कहा जाता था। जात का अर्थ है व्यक्तिगत, अतः जात जो है वो मनसब के अनुसार मनसबदारियों की पदवी और उनकी आय निश्चित की जाती थी। और सवार से अभिप्राय है घुड़सवार। ठीक है, तो घुड़सवार से है जो मनसबदार अपने अधीन रखते थे। माने कि जो जात है वो व्यक्तिगत रूप से होती थी और जो सवार है वो घुड़सवार के हिसाब से होता था। तो सवार मनसब की तुलना में जात मनसब को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि जात एवं सवार मनसब के अनुसार मनसबदारों के 3 वर्ग थे। प्रथम वर्ग के मनसबदार को जात,
सवार मनसब समान होते थे, जैसे कि 5,000 और 5,000। दूसरा जो वर्ग होता था उसमें मनसबदार थे जिसमें सवार मनसब जात मनसब से आधे से अधिक, यानी कि जैसे 500 और 500 और 500, यानी कि प्रथम वर्ग के मनसबदारों का जात तथा सवार मनसब समान होता था। ठीक है। और जो दूसरे वर्ग में मनसबदार थे जिनका सवार मनसब जात मनसब से आधे से अधिक होता था, यानी कि जो सवार मनसब है ना, उनका जात मनसब से डबल होता था। और जो तीसरा वर्ग होता था उसमें मनसबदार थे जिनका सवार मनसब जात मनसब से आधे से भी कम होता था, यानी कि जो सवार मनसब है उसमें उनका जात मनसब का अगर मान लो 5,000 है तो उनका 5,000 का आधा, उसका आधा होता था। तो मनसबदारों के कर्तव्य क्या थे, ड्यूटीज़ क्या थी उनकी? तो बादशाह जो है वो मनसबदारों को किसी भी प्रकार के सैनिक और गैर सैनिक कार्यों पर लगा सकता था अगर बादशाह चाहे तो, और उसको दूसरे देशों को जीतने, विद्रोहियों को कुचलने और चोर डाकुओं को पकड़ने जैसे कामों के लिए भी भेज सकता था। और उनको प्रशासन प्रबंध के किसी भी विभाग में या दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता था। 5th पॉइंट आता है पे, वेतन उनका। तो मनसबदारों को केवल उनके वर्गों के पद के अनुसार ही जो है वेतन दिया जाता था। ये वेतन जात और सवार पद के लिए भिन्न भिन्न होता था, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, दोनों के लिए अलग अलग होता था। तो पारितोषिक के रूप में वेतन में वृद्धि की जाती थी, और परंतु दूसरी ओर उचित कार्य न करने में वेतन की कटौती भी की जाती थी। यानी कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको जैसे टिप ऑफ होता है ना, वैसे दिया जाता था, और अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कट भी जाती थी। तो अकबर के समय में राज्य की जो कुल आय थी, आय का 82% भाग वेतन के रूप में मनसबदारों को बांटा जाता था। लेकिन जो औरंगज़ेब का टाइम था उसमें इन सब में बहुत परिवर्तन आ गया था। अब मनसबदारों को कई कई महीनों तक वेतन नहीं मिल रहा था, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं औरंगज़ेब के टाइम में कितना ज़्यादा इन लोगों को, सिराजुद्दौला के टाइम में जैसे हमने पढ़ा, औरंगज़ेब के टाइम में हमने पढ़ा। ठीक है। तो ऐसा इसलिए हुआ कि मनसबदारों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, और दक्षिण युद्धों के कारण राज का जो कोष था वो खाली होने लगा था। ठीक है। अब 6 पॉइंट है कि मनसबदारी प्रथा में सुधार, यानी कि जो जो उसमें खामियां थी उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है या सुधारा गया होगा। तो अकबर के उत्तराधिकारियों के समय जो मनसबदारी प्रथा थी वो बड़ी ही अकुशल हो गई थी। किसके टाइम? अकबर के उत्तराधिकारियों के टाइम में। तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता थी। जहांगीर के शासनकाल में दू अस्पा से अस्पा पद लागू किया गया था। ये 2 पद थे, रैंक थे। ठीक है। तो ये पद उसी मनसबदार को दिए जाते थे जिससे सम्राट प्रसन्न होता था। यानी कि अगर सम्राट आपसे प्रसन्न हो गया तो दू अस्पा या फिर सिंह अस्पा, ये 2 पद होते थे जो दिए जाते थे। शाहजहां ने अपने सिंहासन पर बैठने के पश्चात देखा कि मनसबदार जो है वो अपने पास घुड़सवार की पूरी संख्या नहीं रखते हैं, परंतु वे सवार पद का पूरा वेतन लेते हैं। इस कारण उसने घुड़सवारों का वेतन कम कर दिया। यानी कि जो सैनिक होते थे, जैसे कि घुड़सवार भी एक सैनिक टाइप ही हुआ, ठीक है, वो भी उनकी उसमें ही था सेना में। तो उनको क्या मिलता था कि जो वेतन मिलता था ना जितना, तो उस हिसाब से वो लोग घोड़े नहीं रखते थे अपने पास। तो ऐसे में क्या होता था कि वो उनकी सैलरी काट भी लेता था, सम्राट जो होता था, बादशाह होता था। उसके बाद है 7 पॉइंट, मनसबदारी के गुण। तो मेरिट ऑफ द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी प्रणाली में अनेक गुण थे। पहला, मनसब योग्यता के आधार पर दिए जाते थे, किसी की सिफारिश पर नहीं दिए जाते थे। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर किसी भी पद पर पहुंच सकता था। ठीक है, जो कि बहुत ही लाजमी है। मनसबदारों को अपने वेतन तथा पदोन्नति के लिए बादशाह पर निर्भर रहना पड़ता था, इसलिए विद्रोह की संभावना कम थी। यानी कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप पैसे दे करके अपना जो है डेजिग्नेशन बढ़वा सकते हो, या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, घूसखोरी कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। 3rd है, मनसबदारी प्रणाली के कारण जागीरदारों का प्रभाव कम हुआ था और बादशाह की स्थिति मजबूत हो गई थी। यानी कि मनसबदारी जो प्रणाली थी उसके कारण क्या हुआ, जागीरदारी संकट जो भी थे उसका प्रभाव कम हुआ था, और बादशाह की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत हो गई थी। उसके बाद 4th पॉइंट है, मनसबदारी प्रणाली के कारण ही मुगल बादशाह एक विशाल स्वामी भक्त सेना का संगठन करने में सफल हुई। यानी कि जो मनसबदारी प्रणाली थी, क्योंकि सब कुछ इतने टोटली हिसाब से हो रहा था, कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, कहीं पे राजकोष घट नहीं रहा, राजस्व इधर उधर नहीं जा रहा, सब कुछ अच्छे से पूरे तरीके से कंट्रोल में था। तो इससे क्या हो रहा था कि बादशाह एक विशाल स्वामी भक्त सेना का संगठन करने में, क्योंकि सेना में तो पैसा लगता है ना, पैसा आपके पास बचेगा तभी आप सेना बनाओगे अच्छी, उसमें जो भी आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आप उपलब्ध करा सकते हो। ठीक है। तो ये उसके गुण थे। अब आते हैं मनसबदारी प्रणाली के दोष पे, 8th पॉइंट। तो मनसबदारी प्रणाली में व्यापक दोष थे। पहला, सैनिक और गैर सैनिक सेवाओं को एक करने के कारण
सेना का कार्यकुशलता जो थी वो कम हो गई थी, यानी कि सैनिक हैं, गैर सैनिक है, सब एक ही में हैं, कोई अलग से उनको कैटेगरी नहीं बनाई। तो इससे क्या हुआ, सेना को कार्यकुशलता यानी कि जो मैनेजमेंट था ना वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। सेकंड, गैर सैनिक को सेनापति बना दिया जाता था, उनको युद्ध का कोई अनुभव ना होने के कारण भारी क्षति उठानी पड़ती थी। यानी कि कभी कभी क्या होता था कि गैर सैनिकों को जो है सेना में सेनापति बना दिया। अब आप ऐसा करोगे तो वो जो पद उसका है ही नहीं, जिस चीज़ में वो वेल डिफाइंड है ही नहीं, वो दे दोगे आप, तो कैसे वो उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएगा। थर्ड पॉइंट, अधिक वेतन तथा जब्ती प्रथा होने के कारण मनसबदार जो है विलासिता का जीवन व्यतीत करने लगे। यानी कि अधिक वेतन और जब्ती प्रथा के कारण क्या हुआ कि मनसबदारी जो है वो विलासिता का जीवन व्यतीत करने लगे। और फोर्थ है, सैनिक मनसबदारों के प्रति अधिक विश्वसनीय होते थे, ना कि बादशाह के। मतलब ये मनसबदारों के ही प्रति ज़्यादा वफादार होते थे, बादशाह के प्रति नहीं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे अगले वीडियो में।